डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद जो है वो एक दो क्वेश्चंस देखते हैं और फिर आगे जो है वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। देखिए बेटा, कल हमने कार्नोट इंजन के बारे में जो पढ़ा था उसकी मेन चीजें ये हो सकती है बेटा। देखिए, आप इसको इस सेंस में देखेंगे कि जो कुछ हमने पढ़ा बेटा उसकी मेन चीजें ये हो सकती है बेटा। देखिए, इसमें हो सकता है कि बेटा आपको ये वर्ड्स जो है वो थोड़े टूटे हुए महसूस हो, लेकिन आप बात सुने, क्योंकि थ्योरेटिकल चीजें मैं इनको पॉइंट्स को जो है वो डिस्कस करता हूँ। देखिए बेटा, इट इज अ थ्योरेटिकल हीट इंजन। कि ये जो इंजन होता है, ये जो हमने कल पढ़ा था कार्नोट इंजन, जिसकी डिटेल्स हमने कल की थी, ये कौन सा इंजन है बेटा? ये एक थ्योरेटिकल इंजन होता है, ठीक है। दैट ऑपरेट्स बिटवीन टू थर्मल रिजर्वायर्स, जो दो रिजर्वायर्स के दरमियान काम करता है। कौन से? एक हॉट रिजर्वायर और दूसरा कोल्ड रिजर्वायर। वन एट हाई टेम्परेचर एंड अदर एट लो टेम्परेचर। इट कंसिस्ट्स ऑफ फोर कंपोनेंट्स। अ हीट सोर्स, बेटा इसके चार हिस्से होते हैं इंजन के। एक हीट सोर्स जो हीट दे, दूसरा सिलेंडर पिस्टन, उसके अंदर वर्किंग सब्सटेंस जो हीट को किस में कन्वर्ट करता है? वर्क में कन्वर्ट करता है। A heat sink, a piston and a working substance material are fluid used to transfer heat। ये है कि वर्किंग सब्सटेंस पे एफिशिएंसी डिपेंड नहीं करती, ठीक है। आप अगर इंजन के अंदर देखें, वर्किंग सब्सटेंस होता है। जैसे हम ये इंजन का हमने लिया था ना बेटा, कि ये इस तरह से इंजन होता है, इसके अंदर यहाँ पे ये वर्किंग सब्सटेंस होता है। अब इंजन की इफिशिएंसी जो होती है बेटा, इफिशिएंसी जो होती है ये इंडिपेंडेंट होती है, इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ वर्किंग सब्सटेंस। बेटा नेचर ऑफ वर्किंग सब्सटेंस से इंडिपेंडेंट है। वर्किंग सब्सटेंस कोई भी रखें, ठीक है। आप वर्किंग सब्सटेंस गैस भी रख सकते हैं, आप वर्किंग सब्सटेंस लिक्विड भी रख सकते हैं, आप वर्किंग सब्सटेंस कोई ऐसा सॉलिड भी रख सकते हैं जिसमें हीट ट्रांसफर हो बेटा। द वर्किंग सब्सटेंस इन द इंजन is subjected to a cyclic process that consists of two reversible isothermal processes and two reversible adiabatic processes। क्या आप कह सकते हैं कि इसके अंदर जो दो प्रोसेस आइसोथर्मल के इस्तेमाल हुए, एक आइसोथर्मल एक्सपेंशन थी और दूसरी कौन सी थी? आइसोथर्मल कंप्रेशन। एक एडियाबेटिक एक्सपेंशन थी और एक एडियाबेटिक कंप्रेशन थी। दोनों रिवर्सेबल प्रोसेसेस, ठीक है। ये इरिवर्सिबल प्रोसेसेस पे काम नहीं करता, ये किस पे करता है? रिवर्सेबल प्रोसेस पे काम कर सकता है बेटा। The engine's efficiency is determined by the temperature difference between the heat sources। के efficiency किस पे डिपेंड करती है बेटा? टेम्परेचर डिफरेंस पे डिपेंड करती है। कि दो रिजर्वायर के दरमियान जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतनी इफिशिएंसी क्या हो जाएगी? ज्यादा होगी बेटा। द कार्नोट इंजन इज द मोस्ट efficient heat engine that can operate between two temperatures, and no other heat engine can be more efficient than the Carnot engine। आप कह सकते हैं कि बेटा अगर आपके पास 5 इंजन हो, 4 इंजन प्रैक्टिकल इंजन जो दुनिया में चल रहे हैं और 5वां जो हो आपके पास कार्नोट इंजन हो, अगर इन पांचों का हॉट रिजर्वायर सेम हो और पांचों का कोल्ड रिजर्वायर सेम हो, मींस पांचों के दरमियान टेम्परेचर डिफरेंस क्या हो? इक्वल हो, तो भी कार्नोट इंजन की इफिशिएंसी सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि आम इंजन इरिवर्सिबल प्रोसेस पे काम करता है, जबकि कार्नोट इंजन किस पे काम करता है? रिवर्सेबल पे। तो दोनों को कंडीशन सेम दोगे ना,
तो भी कार्नाट इंजन की इफिशियंसी ज्यादा होगी, क्योंकि उसमें लॉसेस ज्यादा आएंगे। टेम्परेचर डिफरेंस सेम होगा लेकिन कार्नाट इंजन के अंदर लॉस कम आएगा, इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगी, जबकि बाकियों के अंदर क्या हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी भी चेंज होगी। इसलिए आप कहते हो कि अगर आम इंजन हो और कार्नाट इंजन हो, दोनों को सेम हॉट रिजर्वायर और दोनों को सेम कोल्ड रिजर्वायर दे, तो भी जो ये कार्नोट इंजन होगा ये क्या हो जाएगा, ज्यादा एफिशिएंट होगा। The Carnot engine provides a theoretical upper limit for the efficiency of all real-world heat engines, and the efficiency of heat engines always lower than the Carnot efficiency due to the presence of irreversible processes. के ये आप समझे कि कार्नोट इंजन इफिशिएंसी को एक लिमिट लगाता है। जैसे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंदर आपने पढ़ा था कि आइंस्टाइन ने स्पीड ऑफ लाइट को एक लिमिट लगाई कि दुनिया के अंदर, यूनिवर्स के अंदर कोई भी मास वाली चीज कभी भी स्पीड ऑफ लाइट के न बराबर आ सकती है ना उससे ज्यादा। तो इसी तरह से थर्मोडायनेमिक्स में कार्नोट ने एक लिमिट लगा दी, किसी एफिशिएंसी से ज्यादा नहीं होगी। अगर आपके पास दो, एक इंजन कार्नोट है, एक इंजन आम इंजन है, रिजर्वायर दोगे, दोनों का हॉट रिजर्वायर सेम, दोनों का कोल्ड, भी प्रैक्टिकल इंजन की इफिशिएंसी कार्नोट की इफिशिएंसी से कम होगी, क्योंकि कार्नोट इंजन काम करता है रिवर्सेबल प्रोसेस पे और आम इंजन किस पे करता है, इरिवर्सेबल प्रोसेस पे। ठीक, अब कुछ पॉइंट्स है इफिशिएंसी के बारे में। बेटा ये मैं आपको पता है कि ये बिलर होंगे, आपको नजर नहीं आ रहे होंगे, मैं आपको ग्रुप के अंदर ये चीजें भेजता हूँ, यहाँ पे जस्ट हम डिस्कस कर रहे हैं थ्योरेटिकल चीजें, मैं वो आपको बता रहा हूँ, आप उसको देख लीजिएगा। बेटा मैं आपको भेजता हूँ ये ग्रुप के अंदर। देखिए बेटा, ये जो होता है द इफिशिएंसी, इसमें देखें ये है कि इफिशिएंसी के बारे में कुछ चीजें। द इफिशिएंसी ऑफ अ कार्नोट इंजन इज डिटरमाइंड बाय द टेम्परेचर डिफरेंस। इफिशिएंसी किस पे डिपेंड करती है बेटा, टेम्परेचर डिफरेंस पे, कि हॉट रिजर्वायर का कितना है, कोल्ड रिजर्वायर का कितना है, दोनों के दरमियान डिफरेंस कितना है। क्योंकि हमने पढ़ा था बेटा कि इफिशिएंसी जो होती है बेटा, इफिशिएंसी के बारे में हम पढ़ते हैं कि इज इक्वल टू डेल्टा टी अपॉन T1, मींस इफिशिएंसी किस पे डिपेंड करती है, चेंज ऑफ टेम्परेचर। बेटा एक बात याद रखिएगा कि हर रिलेशन से डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है वो नहीं बनता। किसी बच्चे ने क्वेश्चन पूछा कि जब हम कहते हैं इफिशिएंसी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा Q1 भी कर सकते हैं, तो उसने कहा सर यहाँ पे से तो इफिशिएंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रही है, मींस ज्यादा हीट जाएगी तो वर्क कम होगा। अब खुदा के बंदो, हर फार्मूले से डायरेक्ट इनडायरेक्ट का रिलेशन आप नहीं बना सकते, क्योंकि आपको मैथ आती नहीं। ठीक है, देखिए सिंपल सी बात है, अगर ये बढ़ेगा तो क्या ये नहीं बढ़ेगा, अगर Q1 बढ़ेगा तो क्या डेल्टा Q नहीं बढ़ेगा। देखिए डेल्टा Q क्या है, डेल्टा Q है Q1 माइनस Q2। तो आप देखें इसको इस तरह लिख के, तो देखें Q1 माइनस Q2 अपान Q1 होता है, अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा ना, तो कैसे इनवर्स रिलेशन बना। तो हर, मैं आपको बार बार कहता हूं नहीं करें ऐसे, हर फार्मूले से डायरेक्ट इनडायरेक्ट रिलेशन नहीं बनता, आपसे नहीं बनेगा, आपको पता नहीं लगेगा फार्मूले के अंदर। क्या आप फार्मूला देखे सुकून से आ जाते कि इससे हमें पता लग जाता है। वैसे में एग्जांपल मैंने दिया ना, एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, या कह सकते हैं F इक्वल टू ma, तो आप कह लेंगे कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, या मास इज डायरेक्टली, ज्यादा मास फोर्स लगाओगे तो बॉडी का मास ज्यादा हो जाएगा, ऐसे होता है।
हर फार्मूले से नहीं बनता, इनडायरेक्ट डायरेक्ट नहीं बना है, कुछ कुछ ख्याल किया करें। ठीक है, तो इफिशियंसी किस पे डिपेंड करती है बेटा? इफिशियंसी डिपेंड करती है डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर पे, एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वर्किंग सब्सटेंस। देखिए ये मैंने आपको बताया था कि ये वर्किंग सब्सटेंस से क्या होती है बेटा? इंडिपेंडेंट होती है। एंड डिटेल्स ऑफ इंजन, बेटा डिटेल्स का मकसद है डिजाइन ऑफ इंजन। डिजाइन ऑफ इंजन की डिजाइन कोई भी हो, उस पे इफिशियंसी डिपेंड नहीं करती। इफिशियंसी किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर डिफरेंस पे। The efficiency of Carnot engine is always less than 100%। ये कल मैंने प्रूव किया था कि कार्नोट इंजन की इफिशियंसी 100% तब होगी जब उसका कोल्ड रिजर्वायर का टेम्परेचर 0 केल्विन, जो पॉसिबल नहीं है, मींस ऑलवेज लेस देन होगी। Meaning that low heat engine can convert all of the input heat into work. The efficiency of Carnot engine is given by Carnot efficiency formula, which shows that the efficiency increases as the temperature of the hot reservoir increases or as the temperature of cold reservoir decreases। क्योंकि efficiency किस पे डिपेंड करती है? डेल्टा टी पे। अगर हॉट रिजर्वायर का बढ़ेगा तो डिफरेंस बढ़ेगा। अब अगर कोल्ड रिजर्वायर का कम होगा तो भी क्या होगा? तो भी बढ़ेगा। लेकिन बात याद रखिएगा, अगर एमसीक्यूज के अंदर आए कि इफिशियंसी ऑफ कार्नोट इंजन कैन बी इंक्रीज्ड प्रैक्टिकली बाय, अगर वर्ड प्रैक्टिकली आए, ठीक है, आप ये पॉइंट सोचोगे कि इसमें तो लिखा हुआ है कि हॉट रिजर्वायर को बढ़ाएं, कोल्ड रिजर्वायर को कम करें। लेकिन बेटा ये फिजिक्स है, ठीक है। ये प्रैक्टिकली जब वर्ड होता है ना, इसका मकसद है प्रैक्टिकल दुनिया के अंदर आप इफिशियंसी कैसे बढ़ाओगे, तो आप रट्टा नहीं लगा सकते। देखें, आप सोचोगे कि प्रैक्टिकली जो इंजन है उसका हॉट रिजर्वायर कौन सा है और कोल्ड रिजर्वायर कौन सा है। बेटा प्रैक्टिकली जो इंजन है उसका कोल्ड रिजर्वायर एटमॉस्फेयर है। तो क्या आप एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कम कर सकते हो? नहीं कर सकते। आप हॉट रिजर्वायर का कर सकते हो, आप फ्यूल बदल बदल सकते हो, क्योंकि फ्यूल मुख्तलिफ होते हैं। कोई ऐसा फ्यूल होता है जो बर्न होता है, ज्यादा हीट पैदा करता है, कोई ऐसा फ्यूल होता है जो बर्न होता है कम। मींस आपका हॉट रिजर्वायर का टेम्परेचर बढ़ा सकते हो, वो आपके बस में है। आप फ्यूल चेंज करो, फ्यूल चेंज करोगे तो हॉट रिजर्वायर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। लेकिन कोल्ड रिजर्वायर एटमॉस्फेयर है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो अगर कहा जाए प्रैक्टिकली इफिशियंसी हम कैसे बढ़ा सकते हैं, तो प्रैक्टिकली इफिशियंसी बढ़ाने का तरीका क्या है? एक है, और वो कौन सा है? टेम्परेचर ऑफ हॉट रिजर्वायर बढ़ाएं। प्रैक्टिकली कोल्ड रिजर्वायर का टेम्परेचर कम नहीं हो सकता। ठीक है, ये आपको पॉसिबिलिटी बता रहा है कि इफिशियंसी दो तरह से बढ़ सकती है, क्योंकि इफिशियंसी किस पे डिपेंड करती है? डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। और डिफरेंस किस पे डिपेंड करता है कि T1 बढ़ जाए और T2 क्या हो जाए? कम हो जाए। लेकिन T2 को कम करना आपके बस में प्रैक्टिकली नहीं है, आपके बस में सिर्फ एक ही चीज। तो अगर पूछा जाए कि कौन से मेथड्स हैं जिनसे इफिशियंसी बढ़ सकती है, तो आप कहेंगे कि इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ हॉट रिजर्वायर, डिक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ कोल्ड रिजर्वायर। अगर पूछा जाए प्रैक्टिकली इफिशियंसी बढ़ाने के कितने तरीके, तो प्रैक्टिकली इफिशियंसी बढ़ाने का तरीका क्या होता है? सिर्फ एक हो। ठीक। द कार्नोट इंजन इज अ थ्योरेटिकल इंजन that cannot be built in practice। नहीं बन सकता, क्योंकि ये रिवर्सेबल प्रोसेस पे काम करता है, और दुनिया के अंदर रिवर्सेबल प्रोसेसेस है ही नहीं। But it serves as a useful model for understanding the fundamental principles of thermodynamics and heat engines। बेटा अब इसके बाद एक दो क्वेश्चंस को देख ले बेटा, कि देखिए आप इनको क्वेश्चंस को देख ले बेटा, कि ये क्वेश्चन जो होते हैं ये आपको क्या कहते हैं बेटा?
देखिए बेटा, ये एक क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपके बुक की एक्सरसाइज के अंदर भी पड़ा हुआ है। देखिए बेटा, अब देखें इसके अंदर क्या कहा गया बेटा, वही बात जो मैंने अभी इफिशिएंसी के अंदर कही गई कि अगर इफिशिएंसी आपको बढ़ानी है तो प्रैक्टिकली आपके पास कितने ऑप्शन है, सिर्फ एक है, वही इस क्वेश्चन में वो दिया गया है। देखिए क्या कहा गया है। देखिए, अ कार्नोट इंजन हैज एन इफिशिएंसी ऑफ 30%। के कार्नोट इंजन है, उसकी इफिशिएंसी कितनी है बेटा, इसकी इफिशिएंसी 1 है 30% बेटा, इफिशिएंसी 1 30% है। इट्स इफिशिएंसी इज टू बी इंक्रीज्ड 50%। अब हमें इसकी इफिशिएंसी क्या करनी है, 50% करनी है। हम क्या कर सकते हैं, कोल्ड रिजर्वायर को कम नहीं कर सकते, क्योंकि कोल्ड रिजर्वायर क्या है, एटमॉस्फेयर है। हम क्या कर सकते हैं, हॉट रिजर्वायर का टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं। ठीक है, बाय व्हाट मस्ट द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स, देखें इसमें डायरेक्ट कहा गया है कि सोर्स का टेम्परेचर मींस T1, टेम्परेचर ऑफ द सोर्स मींस T1 बी इंक्रीज्ड, मीन्स आपको पूछा गया है कि उसको कितना बढ़ाना चाहिए, उसमें कितनी चेंज आनी चाहिए। इफ द सिंक इज एट, ये सिंक है बेटा, T2 है। सिंक का मकसद क्या होता है बेटा, T2 होता है। तो बेटा इफिशिएंसी 1 मींस 30% मींस 0.3, 1 माइनस T2 बेटा, T2 कितना है 300 और T1 निकाले बेटा। पहले इस इफिशिएंसी का हॉट रिजर्वायर निकालें, किस इफिशिएंसी का, 30% का। तो आप लिखोगे बेटा T1 इज इक्वल टू 300 अपॉन 0.7 हो जाएगा। अब ये मैथमेटिक्स का मसला है, ये चीज आपको नहीं आती तो आपको मैथमेटिक्स नहीं आती। ठीक है, ये फिजिक्स का मसला नहीं है। 0.7 कहाँ से आया सर, ठीक है, ये जो 0.7 नहीं मैथमेटिकल मसला है, फिजिक्स का मसला नहीं। ठीक है, ये होता है बेटा 0.3 और ये साइड पे आएगा -1 माइनस 300 अपॉन T1 बेटा, ये हो जाएगा -0.7 इज इक्वल टू -300 अपॉन T1, कैंसल बेटा, T1 हो जाएगा 300 अपॉन 0.7। ठीक है, ये मैथमेटिक्स का मसला है, ये फिजिक्स का नहीं। तो बेटा ये जो इसका अगर आप आंसर निकालोगे तकरीबन आ जाएगा बेटा, हमारे पास जो आता है बेटा इसका तकरीबन जो आ जाएगा, आप इसको कर ले बेटा, मोबाइल या कैलकुलेटर हो आप कर ले बेटा, इसको जल्दी टाइम चला जाएगा बेटा। तो आप कर सकते हैं बेटा कि ये यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है, आप कर सकते हैं, मैं ये कर लेता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है 428 केल्विन में लिख देता हूँ। अगर आप इसको सॉल्व करोगे आंसर कौन सा आ जाएगा बेटा, 427। अब आपने इफिशिएंसी कितनी करनी है बेटा, इफिशिएंसी 2 करनी है आपने 50% बेटा, मींस 0.5 बेटा। तो 0.5 इज इक्वल टू 1 माइनस T2 बेटा, T2 सेम है। अब T1 दूसरा निकालें, 50% का T1 क्या होगा, देखिए 30% का T1 निकाला। अब 50% के लिए क्या है बेटा, 50% के लिए हो जाएगा बेटा T1 डैश इज इक्वल टू बेटा 300 अपॉन 0.5 इज इक्वल टू 600 केल्विन होगा। अब आपको बेटा T1 न्यूज पूछा गया है, आपको पूछा गया है कि हॉट रिजर्वायर का टेम्परेचर कितना बढ़ाएं। देखें, जब हॉट रिजर्वायर इतना है तो एफिशिएंसी कितनी है 30%, जब हॉट रिजर्वायर इतना है एफिशिएंसी कितनी है 50% है। मींस आपको इसे बढ़ा के ये करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो है ना, ये है, इसको बढ़ा के पूछा गया कि इसको बढ़ा के कितना करना चाहिए, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 600 बेटा माइनस 428 क्या हो जाएगा बेटा, ये तकरीबन 172 केल्विन, तकरीबन बेटा ये 172 केल्विन होगा। मींस आप हॉट रिजर्वायर को इतना बढ़ाओगे तो इफिशिएंसी 30% से बढ़ के क्या हो जाएगी 50% हो जाएगी।
ठीक है, अब एक और देखे बेटा, अब ये पूरा मैथ का मसला है, ये मैथ का सबसे बड़ा मसला है बेटा। देखिए बेटा, ये अब इसके अंदर मैथ इस्तेमाल होती है बेटा, अगर आपको आती है। दूसरी बात बेटा कि ये जो आप मैथ के अंदर शॉर्ट तरीके ढूंढने की कोशिश करते हो ना, ये है नहीं मैथ के अंदर। मैथ के अंदर शॉर्ट तरीका सिर्फ यही था जो मैंने पहले किया, कि T1 को मैंने लिख दिया 300 डिवाइडेड बाय 0.7। वो इसलिए मैंने लिख दिया कि मैंने स्टेप्स बीच में मिस कर दिए। अगर आपसे ये होता है तो आप इसको शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको ये नहीं आते ना, तो आपको कोई भी तरीका, ट्रिप्स एंड ट्रिक्स नहीं होती फिजिक्स के अंदर ना मैथ के अंदर। इन चीजों से निकले, प्रोसेस सीखना पड़ता है। अगर आपको मैथमेटिक्स के इश्यू आ रहा है तो आप 6, 7 और 8 क्लास, जो सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के 6, 7, 8 क्लास की बुक्स है, उसके अंदर 2-2, 3-3 चैप्टर जो है, जिनके अंदर एलसीएम है, फैक्टराइजेशन है, या ये चीजें दी गई हो, उन 2-2, 3-3 चैप्टर्स को 15 दिन जो है वो बैठ के पढ़ो, तो आपके मैथ के ज्यादातर मसले हल हो जाए। और बेसिक अलजबरा आपको पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, बाकी इसका कोई तरीका नहीं होता। जैसे कुछ बच्चे कहते हैं कि फार्मूले का पता नहीं लगता कि यहाँ पे क्वेश्चन में फार्मूला कौन सा लगा। देखिए बेटा, यही तो इंटेलिजेंस स्टूडेंट की तो बात ही होती है। क्वेश्चन देख के अगर फार्मूला दे दिया जाए कि ये क्वेश्चन है, ये फार्मूला है, आप करके दिखाए, तो फिर स्टूडेंट की बात कौन सी बनती। यही तो सोचना होता है, यही तो आपको सोचना है कि इस पे कौन सा फार्मूला लगेगा। ठीक है ना। अब अगर इस चीज का, और दूसरी ओर इसका कोई सोल्यूशन भी नहीं है, क्या आप ये चीज ढूंढने बैठ जाओ कि हमें ये चीज पता लग जाए कि इस पे ये लगेगा, इस पे। अब आपके पास 1000 अगर प्रॉब्लम आ जाए तो 1000 के अगर आपको मेथड लेके दिए तो 1000 आपसे याद होगी। इसलिए बेसिक मैथमेटिकल प्रोसेस जो होते हैं वो सीखें। मैथमेटिक्स का बहुत ज्यादा बुरा हाल है हमारे मुल्क के अंदर। ठीक है, ये जो आपको कहा जाता है कि ये जो लोअर क्लासेस के अंदर टीचर, ये हमारा कसूर है टीचर्स का, कि भाई जिसको मेडिकल में जाना उसका मैथ में क्या। तो जिस जिस बंदे ने आपको ये कहा है ना, उसको पकड़े जाएगा। ठीक है, कि भाई ने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया। ठीक है, मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे दिमाग की ग्रोथ होती है, जो आपको सोचने के तरीके सिखाता है कि इस प्रॉब्लम को ऐसे भी ले जाना है, ऐसे भी हो सकता है। ये चीज आपके अंदर नहीं है कि इस चीज को किस तरह से सोचें। और इसका जो सबसे बड़ा मेन मसला है वो ये एक सेंटेंस है कि जिसको मेडिकल में जाना है उसका मैथ से क्या है। जिस जिस बंदे ने कहा है ना, उसको पकड़े। ठीक है, उससे पकड़ के पूछें कि ये तुम्हें किसने हक दिया था कि ऐसी बात करके हमारा बेड़ा गर्क कर दिया, इस कौम को तबाह कर रहे हो। किसने आपको ये इख्तियार दिया है, किसने आपको ये कहा है कि मेडिकल वालों के लिए मैथ्स जरूरी नहीं। मेंटल कुछ आपको बेसिक्स तो आनी चाहिए ना। भले ये नहीं कहते कि आप जाके कैलकुलस सीखें, कैलकुलस नहीं सीखोगे, बेसिक ऑपरेशन तो आपको आने ही चाहिए, जो केमिस्ट्री के अंदर भी इस्तेमाल होते हैं, जो फिजिक्स के अंदर भी इस्तेमाल होते हैं, और जो मेरे ख्याल में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनका बायो के साथ भी ताल्लुक। तो ये चीजें इसको सीखें, इसमें घबराने की बात नहीं है। आप बैठ के 10-15 दिन अगर आप ये थोड़े मैथमेटिकल जो 2-3 चैप्टर करोगे ना, इजीली हो जाएंगे, इतना बड़ा मसला नहीं है। ठीक है बेटा। अब इसके अंदर कहा गया है बेटा, क्या कार्नोट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन टेम्परेचर T1 एंड T2 हैज द एफिशिएंसी ऑफ 1/6 बेटा। ठीक है, इसमें कहा गया है कि एफिशिएंसी 1 है बेटा। कितनी, ये एफिशिएंसी 1 है बेटा, 1/6 बेटा। तो इफिशियंसी 1 हो जाएगी बेटा 1/6
इज इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1, इक्वेशन 1 बेटा। ठीक है, अब कहा गया व्हेन द टेम्परेचर T2 इज लोअर्ड, किसको बेटा कम कर दिया गया? T2 को कर दिया। अब कितनी इफिशियंसी हो गई बेटा? 1/3 इज इक्वल टू 1 माइनस T2 माइनस अपान क्या हो जाएगा बेटा? T1। ये हो जाएगी इक्वेशन 2। अब आपने बताना है, कि T1 और T2 कितने, ऊपर भी आगे प्रोसेस क्या होगा। अब आप सोचें कैसे करोगे, यही चीज आपको मैथ बताती है कि आगे आप कैसे करोगे इसको। जब आपके पास एक चीज तो आ गई, लेकिन अब आप इसको आगे प्रोसीड कैसे करोगे? देखिए बेटा, अब आपको T1 और T2 दोनों का पता नहीं, और दोनों का बताना भी है। जब किसी भी इक्वेशन में 2 अननोन वेरिएबल आ जाए, T1 भी वेरिएबल है, T2 भी वेरिएबल है, दोनों अननोन है। अगर 2 अननोन वेरिएबल आते हैं ना, तो उसके 2 मेथड्स होते हैं, या उनको प्लस माइनस करें इक्वेशंस को, या दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करें। ठीक है, या प्लस माइनस कर दें या डिवाइड कर दें, दोनों तरीकों से आ जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं यहाँ पे बेटा, आप इसको प्लस माइनस के तरीके से भी कर सकते हैं, और आप इसको डिवीजन के तरीके से भी कर सकते हैं। मैं इसको डिवाइड कर देता हूं बेटा, मैं इसको इक्वेशंस को डिवाइड कर देता हूं बेटा। डिवाइडिंग जरूरी नहीं है मेरे मेथड से आए, मैथमेटिक्स के पास और भी मेथड्स हैं, लेकिन मैं जो होता है वो डिवीजन के मेथड से कर रहा हूं। आप भले एडिशन से कर ले, आप भले सब्ट्रैक्शन से कर ले, जैसे आपको सही लगे। ठीक है, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2 बेटा। ठीक है, अब आपके पास क्या आ जाएगा बेटा? 1/6 डिवाइडेड बाय 1/3 बेटा, इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा, ये देखिए बेटा, अगर इसको आप करोगे तो ये आपके पास 1/6 इज इक्वल टू बन जाएगा T1 माइनस T2 अपान क्या हो जाएगा बेटा? T1। ये क्या हो जाएगा बेटा आपके पास? 1/3 इज इक्वल टू T1 माइनस T2 माइनस 62। बेटा इसको ब्रैकेट लगानी पड़ेगी, क्योंकि माइनस ये है ना, ये इसको प्लस कर देंगे, अपान T1 हो जाएगा। ठीक है, आप इसको कर दें डिवाइड बेटा, ये मैंने कर दिया डिवाइड T2 माइनस T1 बेटा। ठीक है, T1 माइनस T2 बेटा। ठीक है, और अपान क्या करोगे बेटा? T1 डिवाइडेड बाय बेटा T1 माइनस T2 माइनस 62 अपान T1 बेटा, कैंसल बेटा। ठीक है, और ये 2 यहाँ पे आ जाएगा 1/2। अब ये 1/2 कैसे है? फिर मैथमेटिक्स का मसला बड़ा आ गया, संगीन मसला आ गया। इज इक्वल टू 1/6 इंटू 3 बेटा, ये हो जाएगा इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो ये हो जाता है बेटा T1 माइनस T2 अपान हो जाएगा बेटा T1 माइनस T2 प्लस 62। अब एक और मसला आ गया, ये कैसे प्लस आ गया? अब ये हो गया माइनस, ये होगा T2 माइनस 62, ये होगा T1 माइनस T2 माइनस इंटू माइनस प्लस 62। ठीक, अब आप कर सकते हैं बेटा बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ये होगा T1 माइनस T2 प्लस 62 बेटा, ये हो जाएगा बेटा 2T1 माइनस 2T2 बेटा, ये इसके साथ दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है बेटा, अब आप ऐसा करें बेटा कि इसको इस तरफ ले जाएं और इसको इस तरफ ले जाएं बेटा, ये होगा माइनस T2, ये होगा प्लस 2T2 प्लस 62 बेटा, इज इक्वल टू हो जाएगा 2T1 माइनस T1। ठीक है, अब देखिए बेटा ये आ जाएगा T2 प्लस 62 इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा T1। ठीक है, T1 की वैल्यू आ गई। अब कैसे करोगे आगे? ठीक है, अब देखिए बेटा, अब आप इसको, वही मैथमेटिक्स के संगीन मसाइल चल रहे हैं। अब देखिए बेटा, आपको T1 की वैल्यू मिल गई। ठीक है,
आप ऐसा करें, T1 की वैल्यू को उठा के इक्वेशन 1 के अंदर डाल दें। ठीक है, ये जो T1 की वैल्यू है इसको आप इक्वेशन 2 के अंदर रखें। जब आप इक्वेशन 2 के अंदर इसकी वैल्यू रखोगे तो आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी बेटा? आपको मिल जाएगी वैल्यू जो है वो बेटा T2 की मिल जाएगी। ठीक है, आप इस तरह से कर सकते हैं बेटा। अब आगे मैं प्रोसेस लिख देता हूं, आप खुद कर लीजिएगा बेटा। पुटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1 बेटा। इक्वेशन 3 को किसमें रखोगे बेटा? इक्वेशन 1 के अंदर रखो। इक्वेशन 1 क्या बनेगी? चलिए ये एक और भी मैं बना देता हूं। 1/6 -1 इज इक्वल टू माइनस T2 अपॉन T1। अभी मैं इसको और जो है वो आगे इजी कर देता हूं बेटा। ये हो जाएगा 1 -6/6 इज इक्वल टू माइनस T2 अपॉन T1 बेटा। -5/6 इज इक्वल टू माइनस T2 अपॉन T1। माइनस गया माइनस में बेटा। अब आपके पास T1 5T1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6T2। अब रख ले वाला वैल्यू इसमें, अब रख के सॉल्व कर लीजिएगा मेहरबानी करके। ठीक है, तो ये हो जाएगा इस तरह से बेटा। इक्वेशन होगी 4। अब इस इक्वेशन 4 के अंदर डाल दे बेटा। आप इसको कर दे पुटिंग इक्वेशन, यहाँ पे इसको खत्म कर दे। अब कर दे आप इसको, अब आप इसको, अब इजी हो गई बेटा। ठीक है, अब आप इसमें लिख दे फ्रॉम इक्वेशन 1 बेटा। अब ये इक्वेशन 1 आप करें पुटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 4 बेटा। अब आप इक्वेशन, ये जो वैल्यू T1 की है ना, यहाँ पे रखोगे आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी? T2 की। अब T2 की वैल्यू फिर इसके अंदर रखोगे तो आपको वैल्यू किसकी मिल जाएगी? T1 की मिल जाएगी। ठीक है, दोनों को आप कर सकते हैं। तो ये मैथमेटिकल इश्यूज है, ये मैथमेटिक्स के सिवा हल नहीं होने। ये प्योरली ये जो यहाँ पे ये प्रोसेस आया ना, ये फिजिक्स का प्रोसेस नहीं, मैथमेटिक्स का प्रोसेस। ठीक है, तो ये चीजें सीखनी पड़ेंगी आपको। बाकी इसका कोई डायरेक्ट तरीका नहीं है कि आपको मैं बताऊं कि इसको इससे माइनस करो, इसको इससे प्लस करो, जवाब आ जाएगा। ऐसा कोई तरीका नहीं है। जो बोलता है वो गलत बोलता है। देखिए बेटा, आप इसको इस तरह से मैं एक दो लगा देता हूँ, प्रैक्टिस कर लीजिए। ये इजी है बेटा, आप इनको देखिएगा। एक क्वेश्चन ये है, इसको भी आप देखिएगा बेटा। और एक क्वेश्चन ये है, ये भी जो है बेटा, ये इसको थोड़ा देखिएगा बेटा। ठीक है, इन क्वेश्चंस को आप देख लीजिएगा बेटा। ये सिंपल क्वेश्चन है, जरूरी नहीं इसी तरीके से करें। आपसे जो जो तरीका मैथमेटिक्स के लॉस को वायलेट नहीं करना, लॉस के मुताबिक का कोई भी तरीका इस्तेमाल करो वो सही है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हो कि आप मैथमेटिक्स के लॉ को जबरदस्ती चेंज करके आंसर निकालो। ऐसे नहीं कर सकते आप। मैथमेटिकल लॉस की वायलेशन नहीं होनी चाहिए, बाकी आपकी मर्जी है, कोई भी तरीका इस्तेमाल कर सकते। अब एक छोटी सी बात है जो बीच में रह गई थी, उसको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर कल करेंगे एंट्रोपी को बेटा। अब बेटा ये छोटी सी एक बात थी जो बीच में हमसे रह गई थी बेटा, डिफरेंस बिटवीन सीपी एंड सीवी बेटा। इसको कहा जाता है मेयर्स फार्मूला। बेटा ये जो सीपी और सीवी के दरमियान डिफरेंस है ना, इसको हम क्या कहते हैं बेटा? रॉबर्ट मेयर का फार्मूला है। कभी कभी इसको मेयर्स फार्मूला भी कहते हैं। देखिए हम पढ़ चुके हैं बेटा कि मोलर हीट कैपेसिटीज जो होती है वो दो होती है। एक मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर और दूसरी मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और हमने ये भी पढ़ा है कि अगर किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम को कांस्टेंट प्रेशर पे रखेंगे तो उसको ज्यादा हीट देनी पड़ेगी टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। अगर उसको कांस्टेंट वॉल्यूम पे रखेंगे तो उसको कम हीट देनी पड़ेगी टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। बेटा आप इसको देखिए बेटा, सपोज करें आपके पास एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम है बेटा,
और इसके अंदर प्रेशर जो होता है बेटा वो कांस्टेंट है, प्रेशर जो होता है बेटा वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, अगर प्रेशर कांस्टेंट है और उसको हम हीट देते हैं बेटा, तो ये कौन सा प्रोसेस होगा बेटा? आइसोबैरिक प्रोसेस होगा। और आइसोबैरिक प्रोसेस के अंदर हम बेटा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिखेंगे इज इक्वल टू चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी प्लस क्या हो जाएगा बेटा? प्लस हो जाएगा वर्क। और कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट हम देते हैं बेटा वो होती है एन सी पी डेल्टा टी बेटा। आप रख सकते हैं बेटा एन सी पी डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस वर्क इसके अंदर होता है बेटा टी डेल्टा वी। ठीक है, आपको पता है बेटा कि पीवी किसके बराबर होता है बेटा? एन आर टी। तो पी डेल्टा वी किसके बराबर हो जाएगा? इज इक्वल टू एन आर डेल्टा टी। क्योंकि हमने बेटा पढ़ा था कि जितना वॉल्यूम चेंज होगा उतना टेम्परेचर क्या होगा? चेंज होगा। कि जितना कांस्टेंट प्रेशर पे जितना वॉल्यूम चेंज होगा उतना ही क्या हो जाएगा? टेम्परेचर। तो अगर वॉल्यूम की डेल्टा वी है तो टेम्परेचर की क्या होगी? डेल्टा टी। आप लिख सकते हैं बेटा एन सी पी डेल्टा टी इज इक्वल टू बेटा डेल्टा यू। ठीक है, प्लस आप क्या कर सकते हैं? एन आर डेल्टा टी। या आप कर सकते हैं बेटा डेल्टा यू इज इक्वल टू हो सकता है एन सी पी डेल्टा टी माइनस एन आर डेल्टा टी। बेटा ये हो जाएगी इक्वेशन 2। ठीक है, अब अगर हम कोई आइसोकोरिक प्रोसेस करें बेटा, अगर हमारे पास एक आइसोकोरिक प्रोसेस है बेटा, आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर वॉल्यूम क्या होता है बेटा? V कांस्टेंट है। अगर V कांस्टेंट है बेटा तो आप जितनी भी हीट दोगे बेटा वो किसमें चली जाएगी? चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी के अंदर। तो आप करोगे कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है ये तो चली जाएगी चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी के अंदर। ये आपको पता है, ये आप कहोगे एन सी वी डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा यू, या डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी। इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास बेटा 3। अब हमने पढ़ा है बेटा चेंज इन इंटरनल एनर्जी तो पाथ पे डिपेंड नहीं करती। इंटरनल एनर्जी की चेंज जितनी आइसोकोरिक में होगी उतनी किस में हो जाएगी? आइसोबैरिक। इंटरनल एनर्जी तो पाथ पे डिपेंड नहीं करती। तो दोनों कंडीशन में सेम होगा। कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 बेटा, दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा बेटा एन सी पी डेल्टा टी माइनस एन आर डेल्टा टी इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी बेटा। ठीक है, आप इसको कर सकते हैं बेटा एन सी पी डेल्टा टी, इसको इधर ले आए बेटा एन सी वी डेल्टा टी, इसको उस तरफ ले जाए बेटा एन आर डेल्टा टी बेटा। एन और डेल्टा टी बेटा कॉमन, ये होगा सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू एन डेल्टा टी कॉमन बेटा, बाकी बचा आर। कैंसल बेटा, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर होता है। अब देखिए बेटा, अब इसके अंदर आपको पता है चार्ट भेजा था जिसके अंदर सीपी और सीवी की वैल्यू डायटोमिक की अलग होती है, पॉलीएटॉमिक की अलग होती है। या किसी की भी जो है वो फाइंड कर सकते हैं। और एक दूसरा होता है बेटा इनका रेशियो गामा, गामा होता है सीपी अपॉन सीवी। अब जैसे हमारे पास बेटा एडियाबेटिक प्रोसेस होता है, एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर क्या होता है बेटा? एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर ये होता है बेटा, एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट बेटा। ये नॉट वैलिड है, बॉयल्स लॉ वैलिड नहीं होता क्योंकि टेम्परेचर बेटा कांस्टेंट नहीं रहता। ये होता है बेटा पीवी पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, क्योंकि बेटा मैंने आपको बताया था ये पॉलीट्रॉपिक प्रोसेसेस है।
पी वी पावर गामा हर प्रोसेस के लिए लगेगा, लेकिन उस गामा की वैल्यू क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो बेटा जो एडियाबेटिक प्रोसेस होता है उसके लिए गामा की वैल्यू कौन सी होती है, सीपी अपॉन सीवी होती है, और इसको पॉइजन्स फार्मूला कहा जाता है बेटा। इसको हम कहते हैं पॉइजन्स फार्मूला। ये पॉइजन्स रिलेशन होता है जो बताता है कि एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर पीवी पावर गामा लगाओगे और गामा किसके बराबर हो जाएगा, सीपी अपॉन सीवी होगा। ठीक है, तो ये बेटा कल डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, कल चैप्टर अपना कंप्लीट होगा। दूसरी बात बेटा के सिलेबस के अंदर हीट कैपेसिटी और थर्मोडायनेमिक्स लिखे हुए ना बेटा, तो अब मैं फिर कहूंगा माइंड करोगे। अब मैसेज ये आया कि सर सिर्फ 2 टॉपिक्स हैं जीटी में। अब क्या मैं बताऊं आपको कि बेटा हीट कैपेसिटी के 2 किस्में हैं, specific heat capacity and molar heat capacities are types of जो है वो हीट कैपेसिटी। जैसे मैं फ्रिक्शन कहूं आपको, सर फ्रिक्शन तो टेस्ट में आएगा, क्या स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा, क्या डायनामिक फ्रिक्शन आएगा। तो बेटा ये जब हीट कैपेसिटी कह दी गई तो उसके अंदर सारी चीजें आ गई। अब थर्मोडायनेमिक्स मुझे टॉपिक कौन सा है, थर्मोडायनेमिक्स टॉपिक है, आपको नजर आया कहीं टॉपिक थर्मोडायनेमिक्स। बेटा ये सब फर्स्ट लॉ उसमें है, सेकंड लॉ उसमें है, इंजन उसमें है, एंट्रोपी उसके अंदर है, हीट एंड वर्क भी उसके अंदर है। तो थर्मोडायनेमिक्स मींस टोटल थर्मोडायनेमिक्स। अब इसमें तो नहीं होगा कि जो है वो थर्मोडायनेमिक्स की तो एक ही लाइन होती है कि जिसमें मेथड पढ़ते हैं कन्वर्जन। अब एक लाइन से तो टेस्ट तो नहीं है, वैसे नहीं।